नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से प्रिंटिंग के दौरान क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये सभी एक बेसिक रूप से आप लोगों को इस एपिसोड में मैंने बताया था। आज के एपिसोड में हम ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के डिटेल में जाएंगे, यानी कि हम उसके सभी यूनिट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें ये पार्ट 1 है। आज के एपिसोड में हम बेसिकली इंकिंग यूनिट के जो फाउंटेन सेक्शन है उसके बारे में जानेंगे, और इसी तरीके से आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे, जिसमें हम एक एक सेक्शन और एक एक यूनिट के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि पूरी जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है वो किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से जो हमारी प्रिंटिंग मशीन्स में 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर, 8 कलर है वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि इंकिंग यूनिट के जो फाउंटेन सेक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले जानने के लिए हमें जाननी होगी कि हमारी जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है उसमें कितनी यूनिट्स होती हैं। तो दोस्तों, जो हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है वो बेसिकली 5 यूनिट से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले यूनिट है इंकिंग यूनिट, दूसरी डैम्पनिंग यूनिट, तीसरी प्रिंटिंग यूनिट, चौथी फीडिंग यूनिट और 5वीं डिलीवरी यूनिट। दोस्तों, ये पांचों यूनिट मिलकर एक ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन को बनाती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी इंकिंग यूनिट है उसका क्या काम है प्रिंटिंग के दौरान। तो सबसे पहला जो काम है वो है इंक रिजर्वर, यानी कि जो हमारी इंक है वो किसमें रिजर्व होती है, हमारे इंक फाउंटेन में, इंकिंग यूनिट में, ताकि प्रिंटिंग के दौरान इंक की सप्लाई कंटिन्यूअसली बनी रहे। दूसरा जो हमारा काम होता है इंकिंग यूनिट का वो है जो हमारी इंक है उसको पेस्ट फॉर्म से और ट्रांसफॉर्म करे एक लिक्विड फॉर्म में, ताकि जो हमारी इंक है वो पेस्ट फॉर्म से कन्वर्ट होके और हमारे उसकी स्टेट जो सेमी सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो और हमारे प्लेट के इमेज एरियाज तक पहुंच सके। तीसरा जो काम है इसका वो है कि एक थिन और यूनिफॉर्म फिल्म बनाना इंक की, ताकि जो हमारी रिक्वायर्ड इंक है इमेज एरिया को वो प्रॉपर मिल सके। चौथा जो काम है वो है कि जब प्रिंटिंग के दौरान हमारा डैम्पनिंग सॉल्यूशन से जो हमारा डैम्पनिंग सॉल्यूशन प्लेट पर नॉन इमेज एरिया में लगता है, तो जो एक्सेसिव डैम्पनिंग सॉल्यूशन होता है या कहें कि वाटर होता है वो इंक के साथ जुड़कर और अपने इंक के अंदर जाने के लगता है। लेकिन इंक का काम क्या होता है कि जो एक्सेसिव वाटर है उसको इवेपोरेट कर सके या वाष्पीकरण उसका कर सके, ताकि वो पानी जो है वो प्लेट से हवा में उड़ जाए और वहां पर एक्सेसिव वाटर ना हो, जिसकी वजह से कोई डिफेक्ट ना आए। इसके बाद अगला काम होता है कि जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट में काफी सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, या कोई बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी प्लेट की प्रिंटिंग के दौरान प्लेट पर आकर स्टिक हो जाते हैं। उनको रिमूव करने का काम भी इंक करता है कि इंक जब प्लेट के साथ कांटेक्ट में आता है तो ऐसे सूक्ष्म चीजों को या सूक्ष्म डस्ट पार्टिकल्स को वो अपने साथ इंक रिजर्वर तक या इंक के अंदर घोल देता है या रोलर्स के अंदर चलाता है, और तब तक उसको प्लेट से दूर रखता है जब तक कि वो साफ ना हो जाए। तो दोस्तों, ये जो मेन काम है वो इंकिंग यूनिट के ये 5 काम होते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमारा इंकिंग यूनिट है उसके 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन से मिलकर बनता है हमारा इंकिंग यूनिट, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा इंकिंग फाउंटेन सेक्शन, दूसरा इंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन और तीसरा इंकिंग फॉर्म रोलर सेक्शन। ये 3 सेक्शन मिलकर बनाते हैं हमारी इंकिंग यूनिट को। तो दोस्तों, जो हमारा फाउंटेन सेक्शन है बेसिकली वो 4 पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा इंक फाउंटेन, दूसरा आता है जो फाउंटेन रोलर है, तीसरा डक्टर ब्लेड और चौथा है हमारा जो इंक एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं। ये चारों मिलकर एक इंक यूनिट के फाउंटेन सेक्शन को बनाते हैं। जो हमारा फाउंटेन सेक्शन है उसका मेजरली काम क्या है हमारी पूरी प्रिंटिंग के दौरान, वो ये है कि जब प्रिंटिंग हो रही है तो आपकी जो इंक की सप्लाई है वो कंसिस्टेंटली होती रहे, साथ ही उसकी एक मीटर मतलब उसका एक मेजर जो है वो सारा काम मेजर करने का काम कि इंक उतनी ही जाए जितनी उसकी जरूरत है या उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है ऑपरेटर के द्वारा, तो उसको रेगुलेट रखना यानी कि उसको रेगुलरली मेंटेन रखना, ये हमारे फाउंटेन सेक्शन का काम है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो इंक फाउंटेन है, फाउंटेन रोलर है और जो डक्टर ब्लेड है वो तीनों मिलकर एक वी शेप बनाते हैं हमारे इंकिंग फाउंटेन सेक्शन में। तो इनका काम क्या होता है कि जब आपका डक्टर ब्लेड जो है वो आपके फाउंटेन रोलर के साथ टच रहती है, यानी कि उसकी जो निब है वो आपके फाउंटेन रोलर के साथ टच में रहती है, जिससे कि उनके गैप को मेंटेन किया जाता है इंक एडजस्टिंग स्क्रूज से।
तो ज्यादा गैप होगा तो इंक ज्यादा जाएगी, और इंक गैप अगर कम होगा तो इंक कम जाएगी। तो ये प्रिंटिंग के दौरान सेट किए जाते हैं अपने इमेज एरिया के हिसाब से कि कहाँ उन्हें इंक ज्यादा चाहिए और कहाँ उन्हें इंक कम चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है डक्टर ब्लेड का और इंक एडजस्टिंग स्क्रूज का, कि किस तरीके से उनकी निब को एडजस्ट किया जाए ताकि जो इंक की लेयर है वो हमें जितनी चाहिए उतनी ही आगे पास हो। तो जहां हमें इंक चाहिए होती है वहां हम गैप को ओपन कर देते हैं, और जहां हमें इंक कम चाहिए या नहीं चाहिए वहां हम गैप को कम कर देते हैं, जिससे कि इंक जो है वहां से कम जाती है। तो इस तरीके से डक्टर ब्लेड जो है हमारे इंकिंग यूनिट के साथ इंक को रेगुलेट करने में मदद करती है। आजकल मॉडर्न जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन्स आ रही हैं उनमें जो आपका इंक रिजर्वर है उसमें इंक को फिल करने के लिए इंकिंग रिप्लेसमेंट सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि आपके बड़े एक ड्रम से या बड़े कंटेनर से इंक को रेगुलेट करते रहते हैं कि जैसे ही वहां पर इंक की कमी होती है एक लेवल सेट कर दिया जाता है कि इससे कम इंक होने पर इंकिंग यूनिट को इंक मिलनी चाहिए इंकिंग रिप्लेसमेंट सिस्टम से। तो होता क्या है कि जैसे ही उस लेवल से नीचे इंक जाती है प्रिंटिंग के दौरान तो तुरंत ही इंकिंग रिप्लेसमेंट सिस्टम वहां से पुश करता है न्यू इंक को, तो फ्रेश इंक उसमें आकर डिपॉजिट हो जाती है और वापस से लेवल को मेंटेन कर दिया जाता है। तो ये भी एक नया सिस्टम है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हेल्प क्या मिलती है कि जो आपका ऑपरेटर है, जो आपका मशीन का ऑपरेटर है, उसको मदद मिलती है कि उसे बार बार इंक को चेक नहीं करना पड़ता कि इंक उस इंक रिजर्व में है या नहीं है। तो यहां उसको मदद मिल जाती है, नहीं तो वही काम अगर मैन्युअली होगा तो उसे प्रिंटिंग के दौरान कई जगह ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आजकल मॉडर्न सिस्टम में, मॉडर्न मशीन्स में ये सिस्टम आने लग गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रिंटिंग के दौरान या प्रिंटिंग से पहले जब हम हमारे इमेज एरिया, नॉन इमेज एरिया के हिसाब से जब हमारी इंकिंग यूनिट के फाउंटेन सेक्शन को सेट करते हैं हमारे इंक एडजस्टिंग कीज से, तो उस दौरान जो हमारा पैटर्न होना चाहिए इंक को सेट करने का वो क्या रहना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको इंक एडजस्टिंग स्क्रूज को टाइट करना है जिससे कि डक्टर ब्लेड आपके फाउंटेन रोलर के साथ टच में आए, तो वहां हमारा जो पैटर्न होता है वो होता है सेंटर से लेकर, सेंटर में पहले हम टाइट करेंगे और धीरे धीरे हम आउटसाइड की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम पहले दो सेंटर के करेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड एक, फिर दूसरा राइट साइड एक। तो ऐसे राइट साइड और लेफ्ट साइड होते हुए बाहर की तरफ टाइट करेंगे। और जब हमें ओपन करनी है कीज को, यानी कि जब हमें डक्टर ब्लेड को दूर करना है हमारे फाउंटेन रोलर से, तो हमारा पैटर्न होता है आउटसाइड से लेकर सेंटर तक आने का, यानी कि पहले लेफ्ट और राइट की साइड से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 करके हम सेंटर में आएंगे। ये करने का कारण बेसिकली ये है कि जो हमारी जो डक्टर ब्लेड है उसे किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। नहीं तो होता क्या है कि अगर गलत तरीके से आपने जो हमारी डक्टर ब्लेड है इंक एडजस्टिंग स्क्रूज की मदद से अगर टाइट किया गलत तरीके से, तो होगा क्या कि जो आपकी जो डक्टर ब्लेड है वो बकल हो जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। उससे होगा क्या कि ना तो वो रिपेयर हो सकती है और ना ही उससे आप सही से प्रिंटिंग कर पाएंगे, तो उसे हमें फिर रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो और वो जो आपकी डक्टर ब्लेड है वो खराब हो गई तो उसे आप रिप्लेस करोगे तो उसकी कॉस्ट भी लगती है। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए हमें पैटर्न को फॉलो करेंगे तो उससे हमारी जो डक्टर ब्लेड है वो खराब नहीं होगी या बकल नहीं करेगी। जब हमें इंक जब हम सेटिंग करते हैं प्लेट के लिए या हमारी प्रिंटिंग के दौरान जब हम सेट करते हैं, तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी डक्टर ब्लेड है वो हमेशा जब टाइट करें तो इतना टाइट ना करें कि उसमें से इंक जो हमारा इंकिंग फाउंटेन रोलर है उसमें आए ही ना। अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या कि जो आपकी डक्टर ब्लेड की निप है, यानी कि जो उसका टिप है जो कि पहना होता है वो मेटल का होता है, और मेटल का ही आपका जो हमारा फाउंटेन रोलर है वो भी मेटल का होता है। तो मेटल और मेटल जब आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो आपकी डक्टर ब्लेड है वो खराब हो जाएगी। और ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें थोड़ा सा इंकिंग जो है वहां से आनी चाहिए। वहां से इंक अगर आती रहेगी तो उससे होगा क्या कि जो आपका फाउंटेन रोलर है और जो आपका डक्टर ब्लेड है दोनों के बीच में एक लुब्रिकेशन बना रहेगा, जिससे कि ना ही तो आपका फाउंटेन रोलर खराब होगा और ना ही आपकी डक्टर ब्लेड वहां पर खराब होगी। ये तो अब बात करते हैं जो हमारा फाउंटेन रोलर होता है वो बेसिकली क्या काम करता है और किस तरीके से वो हमारे इंकिंग फाउंटेन सेक्शन में रोल निभाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा फाउंटेन रोलर है वो बेसिकली जो आपका इंक है उसको लेकर और आपके वाइब्रेटर रोलर को पास ऑन करता है। लेकिन इसमें भी जो हमारा फाउंटेन रोलर है उसको सेट किया जाता है एक पीरियोडिकली टाइमिंग के साथ, ताकि वो रेगुलर इंटरवल पे अपना रोटेशन ले और जो हमारा इंक डक्ट है या इंक रिजर्वर है वहां से इंक को लेकर जितनी भी उसमें सेटिंग की गई है उतनी इंक लेकर टाइम टू टाइम आपके वाइब्रेटर रोलर को पास ऑन करता रहे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में जाती है इंक। तो वहां पर ये जो आपका फाउंटेन रोलर है वो जो आपकी इंक की सेटिंग की गई है
इंक एडजस्टिंग स्क्रूज के थ्रू उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उन दोनों की सेटिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है कि ना ही तो आपका जो फाउंटेन रोलर है वो धीरे चले, कि आपकी जो इंक है वो चाहिए ज्यादा और आपका जो फाउंटेन रोलर है वो धीरे चल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपका फाउंटेन रोलर इतना तेज चल रहा है कि जितनी आपको इंक चाहिए ही नहीं और इंक जो है वो ज्यादा पास ऑन हो रही है। तो दोनों ही चीजों का बहुत ही टाइमली ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका फाउंटेन रोलर है उसका रोटेशन और आपकी जो इंक की डिमांड है वो दोनों फुलफिल होती रहे। तो वो जो आपकी टाइमिंग की जो सेटिंग है आपके फाउंटेन रोलर की, वो एक रेचेट के द्वारा होती है या फिर आजकल जो अपडेटेड मशीन्स हैं उनमें मोटराइज होती हैं, जिससे कि आप सीधे मोटर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम वो मोटर रोटेट होती है और उसी के साथ में आपका जो फाउंटेन रोलर है वो भी रोटेट होता है और इंक ट्रांसफर करता रहता है। जो आपकी डक्टर ब्लेड को एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं, कीज होते हैं, वो भी मोटराइज होते हैं आज की अपडेटेड मशीन्स में। तो उनमें जो छोटी छोटी इंकिंग मोटर्स लगी होती हैं जो स्क्रूज को ऑन डिमांड ऑपरेटर के कंसोल के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एडजस्ट करती हैं। तो बहुत ही माइन्यूटली भी इंक को एडजस्ट करती हैं, लेकिन जैसे मैनुअली में अगर हम करते हैं तो मैनुअली में थोड़ा बहुत ज्यादा और कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन वहीं जब आप कंसोल के थ्रू करते हैं तो जो आपकी मोटर्स हैं जो कि इंक एडजस्टिंग स्क्रूज के साथ जुड़ी हुई हैं वो बहुत ही माइन्यूट रोटेशन के साथ भी काम करती हैं, जिससे कि इंक की जो क्वांटिटी है वो हमें जितनी चाहिए उतनी ही आगे जाती है। तो वहां पर किसी भी तरीके की गलती या फिर इंक की क्वांटिटी ज्यादा या कम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जब हमारे जो फाउंटेन रोलर है वो जब इंक लेकर और रोटेट होते हैं तो दूसरी साइड से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है वहां से वाइब्रेटर रोलर जो है, जो कि एक रबर कोटेड होता है और वो आपके फाउंटेन रोलर के साथ कांटेक्ट में आता है और वहां से जो इंक है वहां से इंक लेकर और आपके आगे जो इंकिंग यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरीके से आपकी इंक जो है इंक फाउंटेन से लेकर और आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन तक जाती है, जो कि आपके पूरे इंकिंग फाउंटेन सेक्शन का काम होता है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारी इंकिंग फाउंटेन सेक्शन है उसमें और क्या क्या पार्ट्स या एसेसरीज जुड़ती हैं जिनकी वजह से जो हमारी प्रिंटिंग के दौरान उनमें क्या क्या परफॉर्मेंस होती है उनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंक एजिटेटर्स। ये एजिटेटर जो होते हैं वो बेसिकली मोटराइज होते हैं, जिनका काम बेसिकली ये होता है कि जो इंक है, इंक रिजर्व में जो इंक है वो ड्राई ना हो, उसमें एयर गैप ना हो, बॉल्स ना बने। साथ ही जो आपकी निब है जहां से इंक आपके फाउंटेन रोलर में जाती है वो उस तरफ पुश करता रहता है ताकि इंक जो है आपकी निब से दूर ना जाए। तो इंक एजिटेटर्स कुछ इस तरीके के होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो एक कोन की शेप में होते हैं और रेगुलरली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव होते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि जो इंक है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती और मिक्स पूरी रेगुलरली मिक्स होती रहती है। साथ ही जो आपकी निब है वहां पर रेगुलरली कांटेक्ट में रहती है, जिससे कि इंक की सप्लाई में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये डिवाइडर्स हैं, इंकिंग डिवाइडर्स, वो काम क्या आते हैं? तो दोस्तों ये जो इंकिंग डिवाइडर्स हैं जो आपके फाउंटेन सेक्शन में लगते हैं, इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास मान लीजिए कि एक कलर की प्रिंटिंग यूनिट है या एक कलर की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, तो उसमें जो डिवाइडर्स हैं वो हमारे फाउंटेन में एडजस्ट किए जाते हैं। अगर एक डिवाइडर लगाते हैं तो हमारे पास इंकिंग फाउंटेन यूनिट में 2 सेक्शन बन जाते हैं, और अगर इसमें 2 लगा दिए जाते हैं डिवाइडर्स तो हमारे पास 3 सेक्शन बन जाते हैं हमारे इंक रिजर्वर में। तो इंक रिजर्वर में जब 2 या 3 सेक्शन बन जाते हैं तो हम उसकी मदद से 2 या 3 कलर प्रिंट कर सकते हैं, जो कि मिक्स नहीं है, वहां पर प्रिंटिंग के दौरान मिक्स नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रिंट होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 2 सेक्शन बनाए तो आप एक में रेड, एक में ब्लू, या एक में ऑरेंज, एक में ग्रीन, इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली प्रिंटिंग एक प्लेट से 2 कलर प्रिंट कर सकती है। तो इस दौरान जो हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में चेंज करना होगा वो ये है कि जो आपका ऑसिलेटिंग रोलर है उसे हमें वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑसिलेटिंग रोलर जो होते हैं वो आपस में एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं, यानी एक्सियली मूव करते हैं, जिससे जो इंक है वो हर तरफ मिक्स हो जाती है। तो हमें यहाँ पर इंक क्योंकि इंडिपेंडेंटली प्रिंट करनी है तो यहाँ पर हमें ऑसिलेटिंग जो रोलर्स होते हैं उन्हें मशीन से हटाना पड़ता है, तब जाके आप एक ही इंक डक्ट से 2 कलर ट्रांसफर कर सकते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में और वहां से आपके प्रिंटिंग यूनिट में। तो यहाँ 2 सेक्शन बनाने के लिए एक डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है और 3 सेक्शन बनाने के लिए 2, और ऐसे ही अगर आपको 4 सेक्शन बनाने हैं तो आपको 3 डिवाइडर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्रिंटिंग इंकिंग डिवाइडर्स जो होते हैं वो इस तरीके से काम आते हैं, आपके 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर
प्रिंट करने में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कलर प्रिंट कर रखे हैं, तो ये एक डिवाइडर को यूज करके किया गया है, जिस दौरान ऑसिलेटिंग रोलर को यहाँ से हटा दिया गया है। कई बार डिवाइडर का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता और उस दौरान होता क्या है कि 2 इंक जो है वो इंक रिजर्व में डाली जाती हैं और आपस में वो दोनों एक जगह कांटेक्ट में रहती भी हैं। तो उससे होता क्या है कि जब इंकिंग को प्रिंटिंग के दौरान जब इंक ट्रांसफर होती है तो होता क्या है कि एक तरफ आपका कलर ए आ जाता है, दूसरी तरफ कलर बी आ जाता है, लेकिन जो बीच में है उस दोनों के कलर का जो मिक्स होता है वो आपका सेंटर के आता है, सेंटर में, जिससे क्या होता है कि एक अलग तरीके की प्रिंटिंग वहां पर पॉसिबल हो पाती है। ऐसा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस में भी यूज किया जाता है जब आपके जो स्टैम्प्स हैं, नोट्स हैं या जो आपके जितने भी सिक्योरिटी आइटम्स प्रिंट होते हैं उनमें ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने इंकिंग फाउंटेन सेक्शन को जाना कि किस तरीके से वो वर्क करता है, प्रिंटिंग के दौरान वो कितने सारे जो हमारे काम है वो इस पूरे सेक्शन में होते हैं। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि जो हमारा इंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है जब आपकी इंक हमारे जो आपके फाउंटेन रोलर है वहां से पास होकर वाइब्रेटर रोलर तक जाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा सेक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसमें कितने रोलर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, किस तरीके से वो अरेंज होते हैं, तो ये सब जानेंगे पार्ट 2 में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के बारे में होगा। तो दोस्तों मिलते रहेंगे हर सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।